मॉर्निंग गुड़िया, कैसे हो? एकदम ठीक ठाक है। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। और कल हमने एक टेस्ट पेपर तैयार कर लिया लिटरेचर का, एंग्लो सैक्सन पीरियड का। और सोमवार को आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ लैंग्वेज का भी पर डे एक पेपर आप लोगों को मिलता रहेगा। और उस पेपर को आप लोग संभाल करके रखिएगा। जब तक अंग्रेजी भाषा जिंदा रहेगी तब तक वो पेपर भी जिंदा रहेगा। बस इतना भरोसा मैं आपको दे सकता हूँ कि जब तक अंग्रेजी भाषा इस दुनिया में कायम रहेगी तब तक वो टेस्ट पेपर भी कायम रहेगा। इस बात का मैं केवल आपको भरोसा दे सकता हूँ। कुछ लोग जोड़ने में 10 मिनट का समय ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आज इन्फिनिटिव चैप्टर को ख़त्म कर लिया जाए। और इसके बाद आज मैं इन्फिनिटिव पर ही एक टेस्ट पेपर बना लेता हूँ और देखता हूँ अगर टाइपिस्ट को फुर्सत मिलती है तो उससे टाइप करा करके आपके पास भेज दिया करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम लोग देर न करें और इन्फिनिटिव को आज ख़त्म किया जाए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे बेयर इन्फिनिटिव की, और बेयर इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ पर लगता है, किस किस वर्ब के साथ कौन सी कंडीशन होती हैं बेयर इन्फिनिटिव के आने की, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और शुरू में कल की क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी कि इन्फिनिटिव इज वेरी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। दुनिया में जितने भी वर्ब हैं वो सब अपने बेस रूप में इनफाइनाइट होते हैं। जहाँ तक वर्ब में आईएनजी जोड़ने का है सवाल, या वर्ब में यस या ईएस जोड़ने का सवाल है, ये केवल वर्ब को सब्जेक्ट के एग्रीमेंट लाने के लिए होता है। बाकी जितनी भी वर्ब हैं सब अपने बेस फॉर्म में इनफाइनाइट होती हैं। और इनफाइनाइट को भी जो है कैटेगराइज किया गया है बेयर इन्फिनिटिव में और सिंपल इन्फिनिटिव। आप सभी लोग जानते हैं कि जो इन्फिनिटिव है वो दो तरह का, बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, और सिंपल इन्फिनिटिव वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है। साथ ही साथ सिंपल इन्फिनिटिव को ही वर्बल नाउन कहा गया है। बेयर इन्फिनिटिव वर्बल नाउन नहीं होता है। अगर कोई ये पूछ ले कि भाई इन्फिनिटिव वर्बल नाउन है, तो आप सीधा जवाब दे दीजिएगा कि केवल और केवल सिंपल इन्फिनिटिव ही वर्ब और नाउन का काम करता है। तो बेयर इन्फिनिटिव में कुछ बातें कल बाकी रह गई थी, आज उसको कंप्लीट कर लिया जाए और आज ही सिंपल इन्फिनिटिव की भी चर्चा हो जाएगी। दूसरे सेशन में जब हम लोग जुड़ेंगे, जून के जब दूसरे 40 मिनट ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरे सेशन में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वो कौन सी वर्ब हैं जिसके बाद केवल और केवल जेरेंड आता है, और कौन सी वर्ब हैं जिसके बाद केवल और केवल इन्फिनिटिव आता है। उस वर्ब की हिस्ट्री आज दे दूँगा। तो चलते हैं। पिछले से चाहूँगा थोड़ा बोर्ड पर घुमा दें। हाँ जी, बोलिए।
क्या चीज? परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, एक काम कीजिएगा, मेरी बात सुनिए कि जो ये क्रम चल रहा है अभी आप चलने दें, मैं आज टेस्ट पेपर तैयार कर लेता हूँ, ठीक है, और उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का जिक्र आएगा, उसी के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, टेस्ट का एक फ़ायदा, एक क्या सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जो क्वेश्चन आपके पास पहुँचेंगे उस क्वेश्चन से संबंधित पूरे एज का डिस्कशन हो जाएगा। जैसे एंग्लो सैक्सन के ऊपर अगर आपको प्रश्न जो मिलेंगे, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि पूरा एंग्लो सैक्सन पीरियड रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज में जो भी, अब जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड के क्वेश्चन पर अगर मैं ये कहूँ कि हु वर्स सैक्सन्स, तो उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। सैक्सन के बारे में पूरा जो है डिस्कशन हो जाएगा। एंगल कौन लोग थे इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। कब माइग्रेट हुए थे, कहाँ पर सेटल हुए थे, उनकी ओरिजिनल डायलेक्ट क्या हुआ करती थी, तो पूरा का पूरा एज ही जो है आपको रिवाइज हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ पर होता है इसके बारे में क्वेश्चन पेपर के साथ ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो चल रहा है सीक्वेंस उसको चलने दें, या फिर आप कहें तो मैं इसको मिटा करके परफेक्ट पार्टिसिपल ही समझा दूँ। नहीं, थोड़ा सा क्यों जो है पूरा का पूरा मेंशन हो जाएगा, आप निश्चिंत हैं, ठीक है। तो कल हम लोग बेयर इन्फिनेटिव की चर्चा कर रहे थे। बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग, पहली बात तो है वर्ब डू के बाद जो वर्ब आती है वो बेयर इन्फिनेटिव में होती है। जितनी भी मॉडल्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, उनके साथ जो मेन वर्ब आती है वो बेयर इन्फिनेटिव की होती है। साथ में जो नॉन फिनिटल हैं, नीड टू, डेयर टू, अगर नीड और डेयर के साथ प्रश्न बनाया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब नीड और डेयर का प्रयोग इन कंजुगेशन विद वर्ब डू के साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग अवश्य होता है। कॉजेटिव वर्ब के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ इसके साथ अलावा और भी वर्ब होती हैं, जैसे डिड है, लेट है, सी, हियर। These verbs are also followed by infinitive without to। ये 4 वर्ब ऐसी हैं जिसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। bid him to come in। सेंटेंस सही है कि गलत है? जवाब भी आप लोग देते चलें। गलत है इसलिए कि बीड वर्ब लगी हुई और इसके मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। लेट हिम टू डू दिस। सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? इसलिए इनकरेक्ट है कि लेट के बाद टू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले नहीं होना चाहिए, राइट। और एक चीज़ और भी बताया था कि लेट जो है ये ऑक्सिलरी मानी गई। क्या ध्यान रखिएगा कि लेट जो है वो मेन वर्ब नहीं होती है, वह हमेशा ऑक्सिलरी के रूप में इस्तेमाल होती है। आई सॉ हिम डू दिस, आई सॉ हिम टू डू दिस। करेक्ट और इनकरेक्ट? क्योंकि वर्ब सी है और मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। आई हर्ड हिम, आई हर्ड हिम टू से सो।
मैंने उसको ऐसा कहते हुए सुना, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है, क्योंकि हियर के बाद जो है मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई कि डिड, लेट, सी और हियर के बाद जो मेन वर्ब आती है वो बेयर इंफिनिटिव की होती है। इसके अलावा हैड, रादर, हैड, बेटर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसके पश्चात भी बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल दो मैं, सीधा सा मतलब होता है बेहतर होता है कि, या बेहतर होता कि। सेंटेंस ले, पहले हैड बेटर ले लेते हैं। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर कंसल्ट अ फिजिशियन। यू हैड बेटर कंसल्ट अ फिजिशियन। वैसे देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि हैड जो है वो परफेक्ट की ऑक्सिलरी है, लेकिन हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होता कि। क्या? बेहतर होता कि। यू हैड बेटर कंसल्ट ए फिजिशियन, बेहतर होता कि तुम किसी डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट कर लेते। ठीक है। यू हैड रादर डू दिस, कहीं अच्छा होता कि तुम ये कर लेते। अब क्लियर हो गई बात? क्लियर है? यू वुड रादर, यू वुड रादर गो देयर, तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम वहां चले जाते। तो वुड रादर, हैड बेटर के बाद जो मेन वर्ब आ रही है वो विदाउट टू आ रही है। अब स्पष्ट हो गई बात? क्लियर? कोई दिक्कत है? चलिए, अब आई वुड रादर डाई, आई वुड रादर डाई देन, आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्लियर हो गई बात? तो जो भी देन है, देन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी विदाउट टू होगी, ये ध्यान रखिएगा। मिटा दे रहे हैं, अब आगे चलते हैं। सभी लोग समझ गए इस बात को? आवाज नहीं आ रही? थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग सिंपल इन्फिनिटिव पर। सिंपल इन्फिनिटिव की आइडेंटिटी क्या होती है? यानी कि वर्ब विद, बोलिए, वर्ब विद टू, यानी वर्ब के पहले टू का प्रयोग अवश्य होता है। और ये भी है कि इट इज वर्बल नाउन। सिंपल इन्फिनिटिव को ही क्या कहा गया है? वर्बल नाउन। यानी वर्ब हो करके फोर्स कैसा रखती है? नाउन जैसा। या हम ये कह सकते हैं कि दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज प्रेसिडेड बाय टू एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन, वो वर्ब जिसके पहले टू लगा हो और जो नाउन जैसा काम करती हो, राइट। तो अब जरा देखा जाए तो लाइक ए नाउन, लाइक ए नाउन, सिंपल इन्फिनिटिव फंक्शंस। बोर्ड क्लियर आप लोगों को दिख रहा है?
सिंपल इन्फिनेटिव फंक्शंस पहला काम एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन की तरह से सिंपल इन्फिनेटिव है। हाँ जी भाई, जो भी वर्बल नाउन है तो अगर जेरेंड भी वर्बल नाउन है तो वो भी नाउन की तरह से काम करेगा, और इन्फिनेटिव सिंपल इन्फिनेटिव भी अगर वर्बल नाउन है तो वो भी नाउन की तरह से काम करेगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि चूंकि दोनों नाउन का काम करते हैं, जेरेंड भी और इन्फिनेटिव भी, लेकिन कुछ खास वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद केवल और केवल जेरेंड आता है, और कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद केवल और केवल इन्फिनेटिव आता है। मैंने कहा कि अभी पहले सिंपल इन्फिनेटिव को आप ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद वर्ब की सारी लिस्ट में दे दूँगा, राइट। तो वो सिंपल इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह से किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। सेंटेंस में कि टू अर्न इज ह्यूमन, टू अर्न इज ह्यूमन। गलती मनुष्य से ही होती है। वर्ब क्या है? इज, और इसका सब्जेक्ट क्या है? टू अर्न। अर्न कहते हैं गलती करने को, और इसके पहले टू लगा हुआ है, यानी सिंपल इन्फिनेटिव है। क्या ये वर्ब नाउन की तरह से काम कर रहा है? तो निश्चित रूप से नाउन की तरह से काम कर रहा है डियर, क्योंकि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि टू रेन इवन इन, टू रेन इवन इन हेल इज वर्ब एम्बिशन। सर्टेन का स्टेटमेंट है पैराडाइज लास्ट में कि टू रेन इन हेवन, टू रेन इवन इन हेल, शासन करना चाहे वो नर्क का ही क्यों न हो, यह एक वर्ब एम्बिशन है, श्रेष्ठ महत्वाकांक्षा है। तो वर्ब है इज, और इसका सब्जेक्ट आया है टू रेन इवन इन हेल, जो कि सिंपल इन्फिनेटिव है। काम कैसा है? नाउन जैसा। क्यों? कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नाउन ही होता है। और ये लिया जाए कि टू फाइंड फाइट, टू फाइंड फाइट इज इजी। गलती निकालना बड़ा आसान होता है। टू फाइंड फाइट सिंपल इन्फिनेटिव है, और वर्ब इसका जो है ये सब्जेक्ट बन रहा है। वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, इसलिए ये वर्ब होकर के नाउन जैसा काम कर रहा है। ठीक, मिटा दें। अब जरा देखा जाए कि दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है। मिटा रहे हैं। क्या और लोग नहीं है क्या? विनीत जुड़े हैं? विनीत जुड़े हैं? ओके ओके। और दूसरा काम नाउन की तरह से ही सिंपल इन्फिनेटिव का होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो नाउन या प्रोनाउन की जगह पर जो भी शब्द आएगा, और मैंने बताया है कि केवल दो ही शब्द आ सकते हैं, और दो शब्दों में एक तो जेरेंड हो सकता है और दूसरा इन्फिनेटिव हो सकता है। अब सेंटेंस से ले, आई डू नॉट मीन, आई डू नॉट मीन टू से लाइक दैट। मेरा वैसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें कि शी लाइक्स
to play with harmonium. उसे हारमोनियम बजाना पसंद है। अगर इन दोनों सेंटेंस को देखा जाए तो डू नॉट मीन ये वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन, उसकी जगह पर टू से आया है जो कि सिंपल इन्फिनिटिव है। काम कैसा है? नाउन जैसा, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। सी लाइक्स, इसमें लाइक्स वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है टू प्ले। तो ये बात क्लियर हो गई कि नाउन की तरह से इन्फिनिटिव भी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। डन? बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा फंक्शन ऑब्जेक्ट टू ऑफ प्रीपोजिशन। हो ना 10 मिनट बचा, 10 मिनट बचा। ऑब्जेक्ट टू ऑफ प्रीपोजिशन ये तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट के रूप में, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी शब्द आएगा तो वह केवल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या उसी की तरह से काम करने वाला कोई दूसरा शब्द होगा। मैंने कहा कि लैंग्वेज बहुत ईजी है, केवल कंसेप्ट आप ध्यान में रखते चले जाइए। फिर से सुन लें कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी शब्द आएगा तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या उसी की तरह से काम करने वाले केवल और केवल दो शब्द हो सकते हैं, या तो इन्फिनिटिव होगा या जेरंड होगा। कैसे? जरा इसको देखा जाए कि द ट्रेन इज, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। गाड़ी आने वाली है और अबाउट क्या है? द ट्रेन इज अबाउट टू कम वर्ब है और वर्ब के बाद अबाउट क्या है? ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद अभी आपने जाना कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। उसकी जगह पर इन्फिनिटिव आ सकता है या फिर जेरंड आ सकता है। तो ये टू कम किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? प्रीपोजिशन अबाउट का। अब एक और भी, we have no choice but to work hard. We have no choice to work hard. but क्या है? जवाब दें आप लोग। प्रीपोजिशन है और तो वर्क क्या है? ये सिंपल इन्फिनिटिव, राइट? सिंपल इन्फिनिटिव। तो ये बात क्लियर हो गई कि नाउन की तरह से ही इन्फिनिटिव भी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बी, नाउन की तरह से ही इन्फिनिटिव का भी जो है चौथा काम होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बी, नाउन की तरह से वर्ब बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन ही आता है। तो उसी तरह से आप ये ध्यान रखिएगा कि वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट या तो कोई इन्फिनिटिव होगा या फिर जो है जेरंड होगा। माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज, माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज, सेंटेंस कंप्लीट है डियर कि इनकम्प्लीट है? बोलिए।
इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये वर्ब भी है और इसका कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन होगा या नाउन की तरह से काम करने वाला जेरेंड होगा या इन्फिनिटिव होगा। माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू हेल्प अदर्स। ओके, टू हेल्प क्या है? सिंपल इन्फिनिटिव है और ये किसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है? वर्ब बी का, राइट। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप जो है जब टेस्ट देंगे तो बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं दूंगा और उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया, डिस्कस किया जाएगा, जो टेस्ट पेपर होगा उसका फिर जो है क्लास में ही डिस्कशन हो जाएगा। मैंने एक, हाँ बिल्कुल होगा, चाहे वो लैंग्वेज का हो चाहे लिटरेचर का हो। इसीलिए तो मैंने कहा भैया कि मुझे बेहद मेहनत करनी पड़ेगी और मैं मेहनत करने को राजी हूँ। बस ये है कि अगर आप लोग जुड़े हैं तो मास्टर बनिए, ठीक, वो चाहे लैंग्वेज हो चाहे लिटरेचर हो। अब काम चलाने के लिए देखिए कि एक केवल माइका शीट ला करके दीवार पर चिपका दी गई है और काम चल रहा है बेहतर तरीके से, लेकिन ये भी कभी खट खट करता है, पूरी तरह से चिपका नहीं है। अब एक विशेष बात ये होती है, इस पर ध्यान चाहूँगा मैं, कि नाउन का एक पांचवा काम होता है केस इन एपोजिशन। तो ये जान लीजिएगा कि नाउन does the work of case in apposition। पांचवा काम होता है वह एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करती है या एक नाउन दूसरे नाउन के एपोजिशन में आती है, बट इन्फिनिटिव एंड जेरेंड do not do like that। मतलब क्या कि नाउन का एक पांचवा काम होता है केस इन एपोजिशन का, लेकिन केस इन एपोजिशन का काम ना तो इन्फिनिटिव करता है और ना ही जेरेंड करता है। जेरेंड के बारे में कल चर्चा हुई ना। पांचवा काम जेरेंड का क्या होता है बता सकते हैं? अगर आप लोगों ने कल रिवाइज किया हो तो फट से आप बताएंगे कि जेरेंड का पांचवा काम होता है एब्सोल्यूटली। ध्यान आया कि नहीं आया? जेरेंड का पांचवा काम एब्सोल्यूट यूज में आता है, लेकिन इन्फिनिटिव का पांचवा काम जो है वो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। इन्फिनिटिव does the work of objective complement। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ये भी ध्यान रखिएगा कि when इन्फिनिटिव becomes objective complement, objective complement, it is always bare infinitive। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि नाउन का पांचवा काम केस इन एपोजिशन का होता है, लेकिन इन्फिनिटिव का जो पांचवा काम होता है वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का होता है। और जब भी इन्फिनिटिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा तो हमेशा किस रूप में आएगा? बेयर इन्फिनिटिव में आएगा। कैसे? एग्जाम्पल से अगर इसको क्लियर करें तो
आई बेड हिम, मैंने उसको बोला। आई बेड हिम टू गो, सेंटेंस सही है कि गलत है सौरभ? गलत है। क्यों? कि आई बेड हिम, क्योंकि एक तो बिड है और बिड के बाद जो है वो बेयर इंफिनिटिव आता है। सौरभ नहीं जुड़े हैं क्या? हाँ अच्छा, हाँ, शायद नहीं जुड़े हैं। तो ये टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ये गो है तो बेयर इंफिनिटिव, लेकिन ये किसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है? ऑब्जेक्ट हिम का, राइट? ही लेट मी कम इन, उसने मुझे अंदर आने दिया। तो ये मी ऑब्जेक्ट है लेट का, और कम जो बेयर इंफिनिटिव है, ये किसके अर्थ को पूरा कर रहा है? हेलो, कितने लोग जुड़े हैं? सारे लोग जुड़े हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों वर्बल नाउन होते हैं। जब दोनों का काम नाउन जैसा होता है तो एक दूसरे को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें कि सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, तो ये जेरेंडियल फॉर्म है। और इसको अगर इन्फिनिटिव फॉर्म में हम चेंज करें तो टू सी इज टू बिलीव। तो ये बात सही है कि जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों वर्ब का काम करते हैं, तो एक दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद केवल और केवल इन्फिनिटिव आता है, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद केवल और केवल जेरेंड आता है। तो ये जो है लिस्ट दे दी गई है, आप लोग फट से 5 मिनट में इसको नोट कर लें। और इसको रटना नहीं है, बस एक नज़र देखना है, फिर दिमाग में आपकी स्ट्राइक कर जाएगा कि इस वर्ब के बाद केवल और केवल इन्फिनिटिव आएगा। तो नोट कर लें, और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद केवल और केवल जेरेंड आएगा। जैसे मैं ऑर्डर, टेल, एडवाइज, ऑब्लाइज, अलाउ, टेम्प्ट, कंपेल, टीच, इंस्ट्रक्ट, एडवाइज, शो, एनकरेज, अर्ज, रिक्वेस्ट, रिमाइंड, वार्न, ये वर्ब ऐसी हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है तब इन्फिनिटिव आएगा। एग्जाम्पल लें, ही कंपेल्ड मी टू डू दिस, ही कंपेल्ड, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ही कंपेल्ड मी टू डू दिस। तो ये वर्ब ऐसी हैं जिसके बाद डायरेक्ट टू नहीं आता है, बल्कि इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और तब टू आएगा, राइट? और कौन सी वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट टू आता है? तो लर्न, रिमेंबर, प्रॉमिस, स्वेयर, कंसेंट, नेग्लेक्ट, रेफ्यूज, पर्पस, ट्राई, एंडेवर, अटेम्प्ट, केयर, होप, डिसाइड, हेजिटेट। और प्रिपेयर, डिटरमिन, अंडरटेक, मैनेज, अरेंज, सीम, फॉरगेट, एग्री और रिग्रेट, ये वर्ब ऐसी हैं जिसके बाद तुरंत जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। नोट कर लिए हो तो फिर जो है आगे की चर्चा की जाए। ठीक ठीक ठीक, नोट कर लें। आज ये नॉन फाइनाइट चैप्टर खत्म कर रहे हैं।
नोट कर लिए हैं ये? नोट कर लें तो तुरंत बता दीजिएगा। किसी के यहाँ पूजा चल रही है, वो डिस्टर्ब कर रहा होगा आप लोगों को। हाँ, कहीं पूजा चल रही तो भाई जो है चलने दीजिए, क्या किया जाए। ये हाँ जी, हेजिटेट है। ठीक है, आप लोग उधर देखते रहें और इधर जो है हम अवॉइड, फिनिश, माइंड, डिसलाइक, रिकलेक्ट, नो गुड और नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। एग्जाम्पल जैसे दे दिया, इट इज नो गुड टेलिंग हिम टू डू सो, उसको ऐसा करने का बताने को का कोई फायदा नहीं। रिसेंट, एंजॉय, फॉरगिव, एक्सक्यूज एटसेट्रा ये वर्ब हैं जिसके बाद केवल और केवल जेरेंड आता है। और एक नोट कर ले, फिर इसके बाद दो विशेष बातें इसमें नोट कर लीजिएगा। ये सर नोट में लिख लीजिएगा कि दो वर्ब ऐसे हैं जैसे कम और गो, अगर ये किसी फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक क्रियाकलाप को शो करते हों तो इनके बाद हमेशा जेरेंड आता है। एग्जाम्पल, ही इज टू गो फिशिंग, वह मछली मारने जाने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल है कम फिशिंग विद अस, आओ चलें मछली मारते हैं। तो कम और वो से जब फिजिकल एक्टिविटी का प्रदर्शन हो तो हमेशा इनके बाद क्या आता है, जेरेंड आता है। दोस्तों आज फिर इसको जो है वर्ब को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। कौन सी वर्ब है जिनके बाद जेरेंड आएगा, कौन सी वर्ब है जिसके बाद इंफिनिटिव आएगा। तो ये आपका नॉन फाइनाइट चैप्टर खत्म हुआ और इसके ऊपर मंडे को या ट्यूसडे को जो है टेस्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को। ओके भैया, थैंक यू।